हाय एवरीवन, आकाश वर्मा दिस साइड एंड हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करने चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ उनको चैलेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार नोटिस डिस्कस कर लेते हैं जो इन्होंने निकाला है एनबीएमएस में। फिर हम देखेंगे कि आपको चैलेंज करना कैसे है। ठीक है। और तीसरी चीज़, कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज होने हैं। ठीक है। चलो तो सबसे पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। वी हैव अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के आपको 200 रुपये देने हैं इनको। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। आज लास्ट डेट है 17 तारीख। और साथ ही साथ हर बच्चे को ये इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आपने जो आंसर हमें भेजा था वो आपका सही है कि नहीं। सीधे सीधे ये एक फाइनल आंसर की निकालेंगे। अगर ये चेंज किया है तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं किया तो मानना पड़ेगा। ठीक है। वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपीयर किया हुआ है। और इफ उसके बेसिस पे क्या होगा, बेसिकली एक फाइनल आंसर की आएगी जो ये बताएगी कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट ये आता है कि सर मुझे अपना सेपरेट अप्लाई करना चाहिए या फिर अगर एक बच्चा करेगा तो उस बेसिस पे सबका हो जाएगा। तो देखो 99.99% मैं आपको यही बताता हूँ। ठीक है, कि अगर एक बच्चा अप्लाई करता है और वो आंसर चेंज किया जाता है, सपोज आपने बी आंसर चूज किया था। ठीक है, एनबीएमएस ने बोला है कि भाई सी आंसर है। ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने उसके लिए एक चैलेंज किया कि मुझे भाई बी आंसर है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो एनबीएस ने बोला ठीक है, आपका आंसर सही है, बी ही आंसर होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बाकी बच्चों को डाउट ये आता है कि जिन जिन ने बी किया था उनको मार्क्स मिलेंगे। तो उसका सिंपल सा आंसर है 99.99% केसेस में जब भी आंसर की रिवाइज होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो सबको मार्क्स मिल जाते हैं। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये जानबूझ के क्लियरली कहीं भी स्टेट नहीं इस चीज़ को, क्योंकि ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैसे सबमिट करें। और अब समझदार हैं इस चीज़ के को लेके। अब बात ये आता है कि बात जो है ये है कि अब हमें कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करने चाहिए। नोटिस तो हमने रीड कर लिया। तो भाई ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आई फील चैलेंज करने चाहिए। इसमें दो को लेके मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि ये रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना प्रॉपर नहीं है। और कंसेप्चुअली भी ना थोड़ी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है तो आप उसको खुद से चैलेंज कर सकते हो, अगर आपके पास एक रेफरेंस है तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आया था एपी टेट्रासाइक्लिन वाला। इस पे चलते हैं। तो बच्चों ने बोला कि यहाँ पर जो है आंसर होना चाहिए एपी टेट्रासाइक्लिन, और इन्होंने दिया नॉ टेट्रासाइक्लिन। तो ये आप चैलेंज कर सकते हो, उसका प्रूफ मैंने यहाँ डाल रखा है। दिस शुड बी द आंसर। एंड हियर इज द प्रूफ। फोइस प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने ये दिया हुआ है और आप चैलेंज कर सकते हैं। देखो क्लियरली क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या आपका रेफरेंस है। ठीक है, जब भी C4 पोजीशन पे चेंजेस आते हैं, द पीएच ऑफ 4 टू 8 एपीमराइजेशन होती है तो एपी टेट्रासाइक्लिन वहाँ बनता है। ओके, दिस वन यू कैन चैलेंज एंड दिस इज द होल पीडीएफ फॉर दैट। कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिर और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनालिसिस का ही क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई इसका आंसर क्या है। एन बी ए एम एस ने बोला इसका आंसर आपका 273 नैनोमीटर है। लेकिन वट वी आर सपोज टू नो दैट, हमें जो पता है कि आंसर है वो 283 नैनोमीटर है। अब उसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, हेयर इज द सॉल्यूशन 283 नैनोमीटर। सिमिलरली इसको दूसरी बार भी सॉल्व किया हुआ है, 283 नैनोमीटर ही आ रहा है। अब एज अ रेफरेंस किताब से दिखाने के लिए टेबल डाल रखी है। ये टेबल जो है वो वाई आर शर्मा नाम की एक रेफरेंस किताब की है, जहाँ से एनबीएमएस चेक करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है बाय द टीम ऑफ देयर एक्सपर्ट। थर्ड क्वेश्चन अब आता है बायोफार्म का, जहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है मोस्ट लाइकली टू अंडरगो, मतलब फेस ऑन मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सा जो है। एक सेकेंड है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फेस ऑन मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के अंडर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो अंडरगो, ओके, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप, जबकि ये गलत है। आंसर होना चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ए शुड बी द आंसर। ठीक है, इसके लिए भी रेफरेंस यहाँ डाल रखा है प्रभांकर किताब का। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। ओके,
Oxidative reactions increase hydrophilicity of xenobiotics by introducing polar functional groups such as OH, that is hydroxyl group. Again coming to this question, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है the reaction contains a hydroxyl function, hence the enzyme sometimes called as hydroxylases. ठीक है, तो मेनली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ही बात हो रही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन चौथा, जो है वनस्पति और आपका वनस्पति घी और मार्गरीन। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो जो एनबीएमएस है वो बोल रहा है कि मार्गरीन आंसर होगा, लेकिन आंसर यहाँ वनस्पति घी होना चाहिए जो एक वेजिटेबल है। तो आई जस्ट शो यू, मार्गरीन यहाँ पर इन्होंने दिया जो कि गलत है, वनस्पति घी होना चाहिए। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर शुड बी वनस्पति घी। और ये किताब आती है आपकी भैल एंड भैल करके। ठीक है, पेज नंबर ये 564, यहाँ क्लियरली दे रखा है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, और उसके अंदर आपका आ जाएगा वनस्पति घी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब 2 क्वेश्चन जो मैं श्योर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर क्या, वो फार्माकोडायनेमिकली या फार्माकोकाइनेटिकली बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द डी, मतलब दोनों ही केसेस में फार्माकोकाइनेटिकली या फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट होना चाहिए। पूछा ये गया है कि ब्लड के अंदर जब ड्रग जाता है तो प्लाज्मा प्रोटीन में बाउंड होने के बाद वो फार्माकोकाइनेटिकली और फार्माकोडायनेमिकली होता क्या है उसके साथ, वो इनर्ट हो जाता है, एक्टिव रहता है क्या। तो इन्होंने बोला कि आंसर ए है। ठीक है, जो कि अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो काइंड ऑफ सही है। रीजन बीइंग, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी ड्रग प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करता है, तो वहाँ रुकता नहीं है, वो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक्स का ही मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, हालांकि कुछ किताब में लिखा हुआ है कि ये जो है फार्माकोडायनेमिकली एंड फार्माकोकाइनेटिकली इनएक्टिव होता है। कुछ किताब में लिखा हुआ है कि वो फार्माकोडायनेमिकली जो है वो इनर्ट नहीं होता। तो अलग जगह अलग अलग चीज़ें दे रखी है। तो स्टिल अगर आपको लगता है आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ डाला हुआ है ब्रह्मांकर किताब से। ठीक है, जहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जब हम इसको प्रोटीन्स पे बाइंड करवाते हैं ड्रग्स को, तो वो काइनेटिकली और डायनेमिकली दोनों ही इनर्ट हो जाते हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, तो नॉट श्योर, आप इसको कर सकते हो चैलेंज, दैट्स अप टू यू। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का दिक्कत ही पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आ रही है कि यार कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि कौन सा टाइप का मेथड रेंसिडिटी नापने के काम आता है ऑयल की। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि डी आंसर है, जबकि इन्होंने परऑक्साइड वैल्यू दी हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़े टेक्स्ट को, जो कि सीके कोकाटे बड़ी फेमस किताब है, वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियरली कहीं नहीं लिखी हुई कि अच्छा भाई परऑक्साइड वैल्यू की मदद से हम रेंसिडिटी नापेंगे या फिर एसिड वैल्यू की मदद से हम रेंसिडिटी नापेंगे। क्लियरली कहीं स्टेटमेंट ने दिया ही नहीं है। तो दैट्स वाई आप सबमिट कर सकते हो, यू कैन ट्राई, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है। लेकिन क्लियरली कहीं मेंशन नहीं, अगर आप ये टेक्स्ट भी पढ़ोगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, कहीं साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा कि भाई डेंसिटी नापने के काम आता है। और यही चीज़ फिर एनबीएमएस बोल देगा, खारिज कर देगा कि नहीं यार, यहाँ तो लिखा ही नहीं है साफ साफ। साफ साफ लिखना ज़रूरी है यहाँ पर कि भाई डेंसिटी नापने के काम आता है। ठीक है, तब ये 6 क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं कि इसको चैलेंज कैसे करना है। तो सीधी सी बात है, आप अपने पोर्टल पे जाएंगे जहाँ से आपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किया था, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लोड करेगा, उसका वेट करना है आपको। इंस्ट्रक्शंस मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं, ये इन्होंने बोला है कि आप एक बार में एक ही क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, 200 रुपये लगेंगे। अगर आपने कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उस देखने के लिए रिफ्रेश बटन आपको दबाना है। किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वही पॉइंट बार बार रिपीट कर रखा है, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपको डालना है जेपीजी पीडीएफ, मेनली पीडीएफ चलता है ज़्यादा, और 400 केबी की फाइल से नीचे होना चाहिए पीडीएफ, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सिस्टम। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे। तो एक स्टूडेंट का ये, तो बेसिकली हमें कोई क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करने वाला, मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आईडी आप सिलेक्ट करोगे। मान के चलते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है। फिर यहाँ पर आप जो भी अपना एक्स वाई जी रीज़न है वो आप डालोगे। ठीक है, रिमार्क्स, एक्सपेक्टेड, क्लैरिफिकेशन जो आपको चाहिए। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन इनकरेक्ट आंसर की डालोगे। क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और जाके हम फाइल उठाएंगे अपने लैपटॉप से। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला। ठीक है,
अब ये सक्सेसफुली अपलोड यहाँ दिखा रहा है, मतलब काम हो चुका है। अब यहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हो एक ही क्वेश्चन के लिए, आप और ज़्यादा सपोर्टिव एविडेंस भी डाल सकते हो। उसके बाद आप क्लोज करेंगे इसे, उसके बाद सबमिट करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म? एब्सोल्युटली आई एम श्योर। आफ्टर दिस आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जैसी आपकी होगी, ठीक है, पेमेंट के लिए आपका नाम, जो भी वही डिटेल्स हैं सारी की सारी, आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट जो आप करना चाहते हैं, पेमेंट करके पे नाउ पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। दैट्स द होल प्रोसीजर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ देयर चेंजेस टू बी मेड इन दिस आंसर की, दे शैल हैपन। एंड ये 4 क्वेश्चंस का होना चाहिए जितना मुझे समझ आ रहा है ना। और उसके बेसिस पे जो फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर आप अपने मार्क्स ज़रूर उस बेसिस पे देख सकते हैं कितने आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।